नमस्कार, गुड इवनिंग, सॉरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? तो जल्दी से लाइव आ जाइएगा मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार आज की इस मॉर्निंग की एप्लीकेशन की क्लास में दिल से स्वागत और अभिनंदन। प्रिय मित्रों, तो हम लोग क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम कल जो डिस्कस कर रहे थे, कल की क्लास में जो हमारा डिस्कशन था वो था मनोविज्ञान के इतिहास को लेकर, जहाँ पर हम लोग मनोविज्ञान के इतिहास का पूर्व वैज्ञानिक काल, प्री साइंटिफिक एज, पहली वाली श्रेणी हम लोग अच्छे से पढ़ चुके थे और दूसरी वाली श्रेणी पर हम लोग पहुँचे थे। तो दूसरी वाली श्रेणी आज का हमारा बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक बनने वाला है। तो हम लोग यहाँ पर कल डिस्कशन किया था, कितनी श्रेणियाँ हैं? 2 श्रेणियाँ हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने बातचीत की थी कि मनोविज्ञान का इतिहास जिसकी प्रथम श्रेणी है पूर्व वैज्ञानिक काल या प्री साइंटिफिक एज पीरियड, इसका टाइमिंग ईसा पूर्व से लेकर 1878 तक है। 1878 तक है और इसके समर्थक प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे, गोइकल, सुकरात, हिप्पोक्रेट्स आदि कहे जाते हैं। ठीक है, आदि कहे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रत्येक व्यक्ति में जन्म से ही कुछ विशेष विचार होते हैं, देकार्ते का मत था। यानी देकार्ते की एक स्पेसिफिक कोटेशन हम लोगों ने यहाँ पर लिखी कि देकार्ते कहते हैं कि प्रत्येक जो व्यक्ति होता है, ठीक है, उसमें जन्म से ही कुछ विशेष विचार होते हैं और उन विशेष विचारों के कारण ही उसका व्यक्तित्व भी स्पेसिफिक होता है, विशेष होता है। ये बात आप ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने बात की, हिप्पोक्रेट्स कहते हैं, जो कि यूनानी चिकित्सक थे। ये हम लोगों ने प्री साइंटिफिक एज के संदर्भ में ही पढ़ लिया था कि प्री साइंटिफिक एज के एक बहुत प्रमुख व्यक्ति हिप्पोक्रेट्स हैं, जो कि ग्रीक डॉक्टर थे। कौन थे? ग्रीक डॉक्टर। मिकी सिंह, मोस्ट वेलकम बेटा, गुड इवनिंग। सॉरी, ठीक है, हाँ, चूंकि आदत में पढ़ चुका है ना। खैर देखिएगा, तो इनका टाइमिंग लगभग 400 ईसा पूर्व का माना जाता है। व्यक्तित्व का प्रकारात्मक उपागम यानी टाइप अप्रोच जो दिया था वो किसने दिया था? हिप्पोक्रेट्स ने दिया था। माय डियर स्टूडेंट्स, टाइप अप्रोच के अंतर्गत इन्होंने व्यक्तित्व के 4 टाइप्स को डिफाइन किया है और उन 4 टाइप्स का जो बेस है वो है शारीरिक द्रव, या जिसे हम लोग कह सकते हैं बॉडी केमिकल्स जो होते हैं, रसायन जो होते हैं, उनको इन्होंने यहाँ पर परिभाषित किया। और व्यक्तित्व का शरीर गठन सिद्धांत इन्होंने दिया। इस कारण इनको बॉडी फॉर्मेशन थ्योरी का प्रवर्तक, जन्मदाता अथवा जनक भी कहा जाता है। किसको? हिप्पोक्रेट्स की बात कर रहे हैं। उसके अलावा व्यक्तित्व के 4 प्रकार के शारीरिक द्रवों के आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व के प्रकारात्मक उपागम को, टाइप अप्रोच को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। मैंने बताया भी था आपको, प्लैग्मेटिक, सैंग्विन, कोलेरिक और मेलनकोरिक। इनके बारे में हम लोग पर्सनालिटी वाले टॉपिक में बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसके अतिरिक्त यहाँ पर प्री साइंटिफिक एज के अंतर्गत हमने कुछ साइकोलॉजिस्ट, कुछ बड़े महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हुए जिनके क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उनमें एक व्यक्ति हैं जिन्हें जॉन लॉक कहा जाता है। जॉन लॉक, माय डियर्स, ग्रीक फिलोसफर थे और ग्रीक फिलोसफर्स होने के साथ साथ इन्होंने शिशु बालक के मस्तिष्क को एक बहुत अच्छा नाम दिया, दैट इज टेबुला रासा, जिसका मतलब ब्लैंक स्लेट होता है, खाली स्लेट होता है, कोरी स्लेट होता है, स्लेट जिस पर बच्चा लिखकर कुछ पढ़ता है। तो ठीक वैसे ही शिक्षक या माता पिता अपने संस्कार रूपी जो कुछ भी उस बच्चे के अंदर गुण या नैतिक जिम्मेदारियां या नैतिक मूल्य डेवलप करना चाहते हैं, वो अपनी कलम से स्कोरी स्लेट पर लिख सकते हैं या उस बच्चे के अंदर इम्प्रूव कर सकते हैं। ये इसका मीनिंग था। उसके बाद यहाँ पर फिर हमने पढ़ा रूसो के बारे में। रूसो भी ग्रीक फिलोसफर थे और ग्रीक फिलोसफर होने के साथ साथ ये महत्वपूर्ण बात, ये प्रकृतिवादी थे, ये नेचुरलिस्टिक थे। क्लियर? तो इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि बालक जन्म के समय तो बहुत अच्छा स्वभाव का होता है,
उसमें अच्छे गुण विद्यमान होते हैं, उसमें वात्सल्य होता है, उसमें प्रेम होता है, उसमें सहानुभूति होती है। परंतु जैसे जैसे समाज के निकट वो जाता है तो उसमें यानी उसका जो स्वभाव है, उसका जो नेचर है, उसके जो गुण हैं, वो धीरे धीरे विकृत और होते चले जाते हैं और वो अपने स्वभाव को बुरा बना लेता है। ऐसा यहाँ पर कौन कहते हैं? रूसो कहते हैं। लेकिन स्पेंसर इसके विपरीत कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। शिशु बालक जन्म के समय तो आक्रमणशील होता है, स्वार्थी होता है, सिर्फ वो अपनी माँ का दुग्धपान करना चाहता है, माँ का वात्सल्य चाहता है, या अपने घर के मेंबर्स के इर्द गिर्द ही रहना चाहता है। वो नहीं चाहता कि उसकी माँ से उसे कोई जुदा करे, अलग करे। लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं कि लेकिन जैसे जैसे वो बालक अपनी आयु वृद्धि के साथ साथ, समय के साथ साथ, जैसे जैसे समाज के निकट जाता है, जैसे जैसे समाज के लोगों से मिलता है, तो फिर निश्चित तौर पर क्या होता है कि उस बच्चे की जो असामाजिकता थी वो सामाजिकता में बदलती चली जाती है। किस में बदलती चली जाती है? सामाजिकता में बदलती चली जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण बातें हम लोगों ने की कल की क्लास में। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट जो चर्चा कर रहे थे वो था हमारा उत्तर वैज्ञानिक काल, पोस्ट साइंटिफिक एज, जिसको वैज्ञानिक काल के नाम से भी जानते हैं, आधुनिक काल के नाम से भी जानते हैं, नवीन काल के नाम से भी जानते हैं और वर्तमान काल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बेटा। और इसका टाइमिंग मॉडर्न पीरियड ऑफ साइकोलॉजी जिसे कहते हैं, या पोस्ट साइंटिफिक एज हम जिसे कहते हैं, और इसका टाइमिंग शुरू होता है 1879 से लेकर आज तक। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये गजब की बात है। और प्रिय विद्यार्थियों, 1879 जैसे ही डेट आती है तो हमें विलियम वुंट का ध्यान आता है, जो कि जर्मनी के थे और इनका बर्थ 1832 में हुआ था। इनका बर्थ, बिल्कुल हम लोग विलियम वुंट की ही कहानी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना? ये बात आपको विशेष ध्यान में रख लेनी चाहिए। क्लियर हो गया? देखिए, तो अब यहाँ पर आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, तो आज का टॉपिक हमारा क्या होगा? आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक तो आपको पता ही है क्या है, वैज्ञानिक काल या वर्तमान काल। मनोविज्ञान का आधुनिक काल, मनोविज्ञान का आधुनिक काल, मॉडर्न पीरियड, ये आज की क्लास का हमारा टॉपिक शुरू होता है। तो 5 मिनट हम लोग पिछली क्लास में क्या डिस्कस किया उसको एक बार रिमाइंड करते हैं। नेहा, अनु, सभी का बिल्कुल स्वागत, मोस्ट वेलकम बेटा। ये क्लास तो गलती से भी आपको जितनी बार मौका मिलेगा उतनी बार सुननी है, ठीक है ना? अपडेटेड, न्यू और स्पेसिफिक चीज़ें यहाँ पर मैं लेकर आऊँगा आपके लिए। तो हम लोग मनोविज्ञान का जब आधुनिक काल पढ़ते हैं तो पहली बात, ये स्टार्ट कब होता है, यानी इसकी शुरुआत, पहला शुरुआत या आरंभ, शुरुआत या आरंभ कब हुआ? तो ये आपने पढ़ लिया। कब हुआ बेटा? ये हुआ है आपका 1879 में। अब 1879 में क्या हुआ था? 1879 में सबसे महत्वपूर्ण बात विलियम वुंट द्वारा, विलियम वुंट द्वारा जर्मनी के लिप्जिग शहर में
लिप्जिग शहर में। लिप्जिग शहर में स्थित लिप्जिग विश्वविद्यालय में, जिसमें कि ये प्रोफेसर थे। लिप्जिग विश्वविद्यालय में, लिप्जिग विश्वविद्यालय में, विश्वविद्यालय में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सुनिएगा, मतलब मनोविज्ञान का प्रेजेंट टाइम जो शुरू होता है, आज जो मनोविज्ञान आप पढ़ रहे हैं, आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आज जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, उसकी शुरुआत 1879 में हुई थी। उस 1879 में हुआ क्या था? बेसिकली उस 1879 में विलियम वुंट द्वारा, जो कि जर्मनी के थे, उनके द्वारा जर्मनी के लिप्जिग शहर में, कौन से शहर में बेटा? लिप्जिग शहर में। आप देखिए ध्यान से, ठीक है ना, ये हो गया आपका शहर का नाम। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ऐसे कैसे पूछा हुआ है। और लिप्जिग शहर के नाम पर कौन सा यूनिवर्सिटी थी? लिप्जिग यूनिवर्सिटी थी। इस लिप्जिग यूनिवर्सिटी का नवीन नाम देखिएगा, इसका नया नाम अगर आपसे पूछ ले अभी आजकल इसका नाम क्या है, तो इसका नया नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। इसका नया नाम। तो इसी आज के कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, जो पहले लिप्जिग यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, उसी लिप्जिग यूनिवर्सिटी में विलियम वुंट प्रोफेसर थे और मनोविज्ञान विभाग के अंदर इन्होंने, इस यूनिवर्सिटी में जो मनोविज्ञान विभाग था, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट था, उसमें इन्होंने बहुत सारे बच्चों पर, बहुत सारे युवकों पर, वयस्कों पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। और ये एक्सपेरिमेंट किए कहाँ पर? इन्होंने इसी टाइम पर एक दुनिया की पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी एस्टेब्लिश कर दी 1879 में। और पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला एस्टेब्लिश करने के बाद इन्होंने यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को पकड़कर लाए और उन पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। तो इनका मानना था, इनका ऐसा कहना था कि यार बच्चा अनुभवों से यहाँ पर अपनी वर्तमान प्रक्रिया और एक्टिविटीज को संपादित करता है, या फिर प्रत्यक्ष चेतन या प्रत्यक्षण चेतन अवस्था से। इन दोनों बातों को यहाँ पर स्टडी करने के आधार पर इन्होंने पाया कि सबसे ज़्यादा वर्तमान क्रियाएं, सबसे ज़्यादा जो भी इसका प्रेजेंट बिहेवियर है बालक का या शिशु का, उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव उसकी चेतन प्रत्यक्षण क्रियाओं से होता है। यानी जो वो सामने जो देख रहा है ना, सामने जो उसे दिखाई दे रहा है, प्रत्यक्ष जो चीज़ें वो देख रहा है, महसूस कर रहा है या फिर सुन रहा है, उसके आधार पर ही उसका व्यवहार संचालित हो रहा है, ऐसा इन्होंने पाया। और इसी आधार पर इनको, यानी विलियम वुंट को, सबसे ज्यादा चेतना का प्रबल समर्थक माना जाता है। याद रखना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। क्लियर बेटा? जी अनु, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। एंड नेहा, जय श्री श्याम, स्वागत। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब बात आती है यहां पर कि आधुनिक काल शुरू हो गया, विलियम वुंट के द्वारा हुआ। अब कुछ और महत्वपूर्ण बातें अगर हम इस काल के बारे में करें तो यहां पर बहुत सारी चीजें निकल कर आती हैं। अब क्या क्या निकल कर आती है, कैसे कैसे निकल कर आती हैं? तो जैसे ही आपने विलियम वुंट का नाम सुना तो एक बात तो ये समझ में आ गया कि ये विलियम वुंट जो है, विलियम वुंट,
इनका आपको नाम विलहेल्म वुंट भी मिलता है। क्या मिलता है? विलहेल्म वुंट। और ये सबसे सही नाम है, विलहेल्म वुंट। ये ही इनका बेस्ट और सही सटीक नाम है। तो अगर आपको कभी ऐसा प्रश्न पूछा भी जाए तो विलहेल्म वुंट इज द राइट एंड परफेक्ट नेम। क्लियर? विलियम वुंट की तुलना। लेकिन ऐसा नहीं आए तो फिर ऐसा तो आएगा ही आएगा। अब देखिए, इनके बारे में बहुत सारे प्रश्न बनने लगे कि सर, जब इन्होंने विलियम वुंट ने 1879 में विश्व की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की, फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी एस्टेब्लिश की, तो इन्होंने मनोविज्ञान को नया रूप दे दिया, नया स्वरूप दे दिया, नई प्रकृति दे दी, नया नाम दे दिया, नया आयाम दे दिया। तो इस आधार पर अगर हम देखें, अगर हम जानें, तो फिर बहुत सारे प्रश्न बनने लगे कि भाई यहां पर मनोविज्ञान को नवीन स्वरूप प्रयोगात्मक दिया। ठीक है, क्या दे दिया? नवीन स्वरूप दे दिया। अच्छा, नवीन स्वरूप यहां पर एक्सपेरिमेंटल के रूप में दिया, प्रयोगात्मकता के रूप में दिया। तो एक अच्छा प्रश्न क्वेश्चन बनता है यहां पर। पहला क्वेश्चन जो आपकी खोपड़ी में अपने आप क्रिएट होना चाहिए कि सर, अगर क्वेश्चन ऐसा बन जाए कि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर, बहुत, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर नवीन स्वरूप प्रदान किया या स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान किया, किसने किया था? भाई विलियम वुंट ने किया था। कब किया था? 1879 में किया था। क्या स्वरूप प्रदान किया? प्रयोगात्मकता का, एक्सपेरिमेंटल का। इसीलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा गया। दैट्स वेरी क्लियर हो गया। यहां पर आपको ध्यान रखना चाहिए। तो मैं यहां पर एक अच्छा क्वेश्चन यहां पर क्रिएट कर देता हूं। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर, दर्शन शास्त्र से अलग कर स्वतंत्र अस्तित्व, अलग कर स्वतंत्र अस्तित्व। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, स्वतंत्र अस्तित्व या स्वतंत्र अस्तित्व या नवीन प्रयोगात्मक स्वरूप प्रदान किया। किसने? ऐसा प्रश्न बने तो आपको ध्यान रखना चाहिए किसने और कब। अगर ऐसे प्रश्न बन जाएं तो फिर इसका आंसर आपका हो गया भाई विलियम वुंट ने। क्या हो गया? विलियम वुंट हो गया। कब किया था? 1879 में। इन्होंने मनोविज्ञान को नया स्वरूप दे दिया, दर्शन शास्त्र से अलग कर इसकी एक नवीन अस्तित्व प्रदान कर दिया, इसको स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित कर दिया। इस कारण यहाँ पर प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक इन्हीं को कहा जाता है। किसका जनक कहते हो? तो इनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहोगे, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक।
प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का यानी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का जनक, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक। अगर आपसे कोई पूछ ले भाई क्यों कहा जाता है, तो ये आपको पता हो गया, आंसर हो गया आपका विलियम वुंट। क्लियर है यहां पर? तो आपका पहला क्वेश्चन यहां पर आ चुका है, विलियम वुंट। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहां पर चूंकि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के रूप में यानी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के रूप में विलियम वुंट ने जब 1879 में मनोविज्ञान को नवीन स्वरूप दिया, स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान कर दिया, उसे एक स्वतंत्र विषय बना दिया, उसे दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया, तो फिर मनोविज्ञान के इस नवीन स्वरूप का जनक कौन हुआ? निश्चित तौर पर कौन हुआ? विलियम वुंट हुए। इसीलिए यानी इस नवीन स्वरूप या इस आधुनिक स्वरूप के जनक कौन हुए? विलियम वुंट हुए। इसी कारण इनको यहां पर मनोविज्ञान का या आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान का, आधुनिक या नवीन मनोविज्ञान का जनक, नवीन मनोविज्ञान का जनक इन्हीं को कहा जाता है। का जनक किसको कहते हैं? विलियम वुंट को कहते हैं। किसको कहते हैं बेटा? विलियम वुंट को कहते हैं। विलियम वुंट, ये इसका आंसर हो गया साथ के साथ। ठीक है, तो नवीन या आधुनिक मनोविज्ञान का जनक हो गया। अब एक और क्वेश्चन, भाई इसी को अगर आप कहें तो द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी इज कॉल्ड विलियम वुंट। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अब इसके साथ साथ यहां पर चूंकि इन्होंने अनुभव के स्थान पर चेतना को महत्व प्रदान किया, इस कारण विलियम वुंट को निश्चित तौर पर और इनके शिष्य टिचनर को चेतना का प्रबल समर्थक माना जाता है। किसका प्रबल समर्थक मानते हैं? चेतना का। यह आपको ध्यान रखना है। तो चेतना यानी कॉन्शियसनेस, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आता है। प्रबल समर्थक कौन है? विलियम वुंट है। क्लियर हो गया? देखिएगा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिल्कुल मनीषा, मोस्ट वेलकम, गुड मॉर्निंग बेटा। ओके, ठीक है, तो यहां पर यह हो गया। उसके बाद एक और नया क्वेश्चन यहां पर बन जाता है। चेतना के इन्होंने दो प्रमुख तत्वों की वकालत की है। आगे चलकर हम पढ़ेंगे विलियम जेम्स इनका विरोध कर वहां पर चेतना के तत्वों की वकालत नहीं करते, अपितु चेतना के स्वरूप संबंधी उसके क्रियात्मक पक्ष को बल देते हैं। इसीलिए वो प्रकार्यवाद के जनक हुए। आगे चलकर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप देखिएगा यहां पर चेतना के दो तत्वों का समर्थन करते हैं। कितने तत्वों का समर्थन करते हैं? दो तत्वों का, जिसमें आपका पहला है
प्रतिमा और दूसरा है संवेदना या भाव, या अनुराग भी इसी को कह देते कभी। ठीक है, यानी इमोशंस जिससे आपके भाव प्रकट होते हैं और इसी का संबंध आपके अनुराग से होता है। तो यहां पर ओवरऑल यहाँ प्रतिमा जो दिखाई दे रहा है, जो सामने है, जो प्रस्तुत में है, जो प्रत्यक्ष में है, दैट इज कॉल्ड चेतन अकॉर्डिंग टू विलियम वुंट। एंड ऑल्सो आप जो अभी वर्तमान में जो सामने की स्थिति परिस्थिति घटना के आधार पर जो फील कर रहे हो, जो आपके अंदर जो भाव प्रकट हो रहे हैं, मान लो सड़क पर आप रोड पर जा रहे हैं और वहां पर कोई दुर्घटना घटित हो जाती है और आप वहां ऐसा दृश्य देखते हो कि वहां पर कोई चीख रहा है, कोई रो रहा है, कोई बिलख रहा है, तो उसको देखकर, उस घटना विशेष को देखकर, उस प्रत्यक्ष विषय वस्तु को देखकर आपके अंदर जो भाव प्रकट हुआ, आपके अंदर भाव कैसा हुआ, आप हो सकता है आप वहां पर हेल्प करने के लिए दौड़कर जाएं, हो सकता है आपकी आंखों से अश्रु धारा स्वतः ही निकलने लग जाए। तो आपके अंदर जो भाव उत्पन्न हुआ सामने वाली वस्तु स्थिति के आधार पर, घटना के आधार पर, उसका संबंध भी इन्होंने चेतन से माना। इस कारण विलियम वुंट की अगर हम बात करें तो विलियम वुंट निश्चित तौर पर चेतना के समर्थक हैं, चेतना के विशेष समर्थक और जनक इन्हीं को कहा जाता है। सिगमंड फ्राइड को नहीं कहा जाता है, आप लोग ये बिल्कुल गलती मत करना। क्लियर हो गया? चलिए, तो यहां पर इन्होंने चेतना के दो तत्वों का समर्थन किया, जिसमें प्रतिमा, दूसरा संवेदना भाव या अनुराग हो गया। ठीक है, अगला यहां पर हम लोग पढ़ते हैं तो विलियम वुंट की और बहुत सारी कहानी अगर हम पढ़ें तो विलियम वुंट और इनके शिष्य टिचनर द्वारा इनके शिष्य टिचनर द्वारा 1892 में संरचनावादी या अस्तित्ववादी या अंतर्निरीक्षणवादी संप्रदाय या स्कूल की स्थापना की गई। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां पर बन गया एक। निश्चित तौर पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई संरचनावादी या अंतर्निरीक्षणवादी या अस्तित्ववादी संप्रदाय या स्कूल की स्थापना किसने की थी। तो हो सकता है आपको वुंट का नाम ही ना मिले, तो फिर टिचनर आंसर आ जाएगा, और अगर दोनों मिलते हैं तो ऐसी सिचुएशन में दोनों आंसर आ जाएगा, और अगर दोनों में से कोई एक पूछ रहा हो तो फिर ऐसी सिचुएशन में आपको विलियम वुंट को प्राथमिकता पर रखना होगा। क्लियर हो गया? तो एक नया प्रश्न यहां पर आ गया कि संरचनावादी संप्रदाय या चेतन संबंधी संप्रदाय या अंतर्निरीक्षण संप्रदाय या फिर निश्चित तौर पर अस्तित्ववादी संप्रदाय जब आप पढ़ें तो आपको ध्यान होना चाहिए इन सब का संबंध वुंट और टिचनर से ही माना जाता है। और इन्होंने
1892 में कार्नेल विश्वविद्यालय, है ना, ये अमेरिका का था। कार्नेल विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो ये इस संप्रदाय की जो स्थापना हुई थी वाकई ये कार्नेल विश्वविद्यालय में हुई थी, कार्नेल विश्वविद्यालय में हुई थी। और ये कार्नेल विश्वविद्यालय यूएसए में है, अमेरिका में है। इतना भी आपको मैंने बता दिया है। तो ये विलियम वुंट की बहुत सारी जो कहानी आप लोग पढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर आपसे गलती से ऐसा पूछा जाए कि भाई यहां पर एक प्रश्न और पूछ सकता है, संरचनावादी, देखो बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, संरचनावादी स्कूल या संप्रदाय की मुख्य विषय वस्तु क्या है। अगर ऐसा प्रश्न पूछ ले, ये अच्छा प्रश्न बन रहा है कि मुख्य विषय वस्तु या फिर आप यूं कहें आधार क्या है, आधार क्या है। अगर ऐसा प्रश्न बन जाए तो ऐसी सिचुएशन में आपको आंसर देना होगा, क्या होगा, निश्चित तौर पर चेतना। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? सीधे सीधे से, यानी निश्चित तौर पर चेतना कह दो या फिर चेतन अनुभूति कह दो, मतलब एक ही है। ये आपका आंसर बन गया। कौन सा? पूरा का पूरा ओवरऑल मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि विलियम वुंट और उनके शिष्य ईबी टिचनर के द्वारा संरचनावादी संप्रदाय की या स्कूल की जब स्थापना की गई तो उसकी मूल विषय वस्तु, यानी उनका पूरा का पूरा संरचनावादी संप्रदाय या स्कूल जो है वो किसके इर्द गिर्द घूमता है? चेतन अनुभूति के इर्द गिर्द घूमता है। इसीलिए इनको चेतन या चेतना का सबसे प्रबल समर्थक कहा जाता है। हम आगे पढ़ेंगे कि वाकई ये चेतना है क्या चीज। अगर हम सीधे सीधे से चेतना की बात करें तो निश्चित तौर पर आप इसे समझेंगे कि एक व्यक्ति जो किसी क्षण में किसी उपस्थित प्रत्यक्ष अवस्था के प्रति जो व्यवहार प्रस्तुत करता है, ठीक है ना, उसी को चेतन कहा है। जबकि इन्होंने अनुभव किसको कहा है? दोनों बातें अलग हैं भाई। उपस्थित क्षण के प्रति, यानी सामने उपस्थित क्षण, अवस्था, परिस्थिति, घटना आदि के प्रति उत्पन्न व्यवहार चेतन है। जबकि अनुभव व्यक्ति में जन्म से ही आरंभ होते हैं। ये दो बहुत अच्छी बातें लगी मुझे इनको आपको अपनी खोपड़ी में सेट कर लेना है। क्या सेट कर लेना है? दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें विलियम वुंट और टिचनर की कर रहे हैं हम लोग। ये कहते हैं कि अनुभव तो व्यक्ति में जन्म से ही होते हैं, वो फील करता जाता है, जन्म से आभास उसे होता है। लेकिन चेतन का सीधा संबंध उसकी प्रत्यक्ष घटना, परिस्थिति, वातावरण आदि के प्रति उत्पन्न व्यवहार से है। यानी वाकई आप जो सामने देख रहे हैं उस सामने देखे हुए व्यवहार के आधार पर जो क्रिया आपके द्वारा हो रही है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, उस एक्सीडेंट केस को देखकर आपको रोना आ गया, तो वो उस स्थिति को देखकर आया ना। इट मीन्स आप चेतन हैं, इट मीन्स आप जागृत हैं, इट मीन्स आपको आपके अंदर उपस्थित क्षण के प्रति जो व्यवहार उत्पन्न हुआ, जो प्रतिक्रिया आपने प्रस्तुत की रो करके, वो वाकई चेतन प्रतिक्रिया थी, वो वाकई आपका चेतन व्यवहार था। इस आधार पर इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान की मूल विषय वस्तु चेतन अनुभूति है। संरचनावादी मनोविज्ञान की मूल विषय वस्तु उसकी चेतना है। क्लियर? तो चेतना के प्रबल समर्थक हैं अनुभव की तुलना में। ये कहते हैं कि अनुभव तो जन्म से ही विद्यमान होते हैं, लेकिन चेतना उपस्थित
क्षण के प्रति उत्पन्न व्यवहार है। तो ये बात यहां पर इनके बारे में हम लोगों ने अच्छे से कर ली है। अब यहां पर अगर हम बात करें, देखिएगा, अगर हम बात करें तो टिचनर के द्वारा, टिचनर चेतना के तीन तत्वों की, कितने? तीन तत्वों की वकालत करते हैं या स्वीकार करते हैं। अब तीन तत्व कौन कौन से हैं? अभी हमने पढ़ा था, जिसमें पहला है प्रतिमा, दूसरा है संवेदना और तीसरा है भाव या अनुराग। भाव या अनुराग, भाव या अनुराग। बात क्लियर हो गई? तो यहां पर तीन तत्व स्वीकार करते हैं। चेतना या प्रतिमा यानी उपस्थित घटना परिस्थिति के प्रति मस्तिष्क में उत्पन्न जो संरचना है वो प्रतिमा है, और उसी के प्रति आप जो चेतन व्यवहार कर रहे हैं वो प्रतिमा से रिलेटेड है। संवेदना, संवेदना यानी जो आपके अंदर उस उपस्थित क्षण घटना विषय वस्तु परिस्थिति के प्रति जो आपके अंदर जो संवेग उत्पन्न हुआ, हो सकता है आप वहां पर रोने लगे, हो सकता है आपने वहां पर जाकर के उनको हेल्प की, तो जो संवेग उत्पन्न हुए वो भी चेतना का कॉन्सेप्ट है। और भाव या अनुराग, अब वहां पर अंत में आप उनके प्रति जो अनुराग या भाव उत्पन्न आपके अंदर हुआ और उसी के कारण आपने हो सकता है उनको बहुत अच्छे से हेल्प करके और उनको निश्चित तौर पर सांत्वना प्रदान की। तो इस प्रकार से ये नज़दीकी है, क्योंकि आगे चलकर जब हम वुंट की बात करते हैं तो वो वुंट संवेदना और भाव को दोनों को एक ही चीज मानते हैं, लेकिन इन्होंने अलग से बताया है। ठीक है ना, इन्होंने अलग से बताया है, ये आपको ध्यान में रख लेना चाहिए। तो ओवरऑल आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से टिचनर द्वारा चेतना के किस स्वरूप को, किस विषय वस्तु को स्वीकार नहीं किया गया है? तो ये तीनों तो हैं, इनके अलावा चौथा कोई वर्ड आ जाए तो वो इनका नहीं है। ये आपको विशेष ध्यान में रख लेना चाहिए। तो ये बात हम लोगों ने कर ली किसके बारे में? वुंट और टिचनर के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा हम लोगों ने की। अब आते हैं कि एक और प्रश्न यहाँ पर विशेष बन जाता है आपका, बेटा आपको चीज़ों को माइंड में, ये दीज आर नॉट फैक्ट्स अबाउट साइकोलॉजी एंड अबाउट ऑल्सो वुंट और टिचनर, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन आपको इनसे रिलेटेड आपके मस्तिष्क में बहुत सारी चीजें बननी चाहिए। क्योंकि एक बहुत अच्छा प्रश्न यहां पर बन जाता है, टिचनर या वुंट ने, वुंट एवं टिचनर, टिचनर शिष्य हैं वुंट के, वुंट और टिचनर मनोविज्ञान की सबसे प्रमुख विधि, सबसे प्रमुख विधि अंतर्दर्शन, अंतर्दर्शन, अंतर्दर्शन या अंतर्निरीक्षण, या इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन को स्वीकार करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन बन गया, यानी कि मनोविज्ञान की सबसे प्रमुख जो विधि है
टिचनर और वुंट के अनुसार वो है इंट्रोस्पेक्शन मेथड, अंतर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन का मतलब होता है अंतर यानी अंदर, किसके अंदर? स्वयं के अंदर। दर्शन देखना या झांकना, अर्थात अपने आप को देखकर स्वयं के अंदर झांकना। और चूंकि स्वयं के अंदर झांककर जब कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का मूल्यांकन करता है तो निश्चित तौर पर वह गलतियां नहीं करता है, ऐसा इनका मानना था। तो वाकई, लेकिन अगर मान लो एक बच्चा जिसका आप मूल्यांकन करना चाह रहे हो, जिसका आप परीक्षण करना चाह रहे हो, और उसमें कौन सी विधि काम में ले रहे हो? आप अंतर निरीक्षण या अंतर्दर्शन विधि ले रहे हो। तो बेटा यहां पर बच्चा स्वयं परीक्षण करता है और स्वयं ही परीक्षा दे रहा है, यानी मेरा मूल्यांकन मैं स्वयं ही करूं, मेरा निरीक्षण मैं स्वयं ही करता हूं, तो फिर क्या होगा? मैं अपनी गलतियों को बाहर कैसे निकालूंगा? ये तो गलत आंसर हो गया। भाई कोई भी अपनी मां को डाकन नहीं कहता, कोई भी अपनी नाक पर मक्खी नहीं बैठने देता, कोई भी अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को उजागर नहीं करता, सिर्फ अच्छाइयों को ही करता है। इस कारण आगे चलकर यह अंतर्दर्शन विधि, यह अंतर निरीक्षण विधि, यह इंट्रोस्पेक्शन मेथड आगे चलकर अवैज्ञानिक घोषित हो गया, यानी इनसाइकोलॉजिकल बन गया। और इनसाइकोलॉजिकल या अनसाइकोलॉजिकल बनने के बाद ये बात सामने आई कि ऐसी विधि जिसमें मूल्यांकन करता, परीक्षण करता व्यक्ति स्वयं होता है, वो कभी भी सही मूल्यांकन नहीं उससे निकल सकता, सही निर्णय नहीं निकल सकते। इस कारण उसे अवैज्ञानिक श्रेणी में माना गया, उसे अमनोवैज्ञानिक माना गया। जबकि इसके ठीक विपरीत, अपोजिट कौन सी है? निरीक्षण विधि है, बहिर्दर्शन विधि है, जिसका संबंध जेबी वॉटसन से है। तो आपसे दो प्रश्न यहां पर निकल के आते हैं। बहिर्दर्शन विधि जो कि व्यवहार के प्रेक्षण पर आधारित है, व्यवहार जैसा है उसको देखकर उसके आधार पर चलती है, और वो देखने वाला बहिर्दर्शन बाहर से कोई देख रहा है, यानी कोई दूसरा जब आपका मूल्यांकन करता है तो फिर संभावना बढ़ जाती है कि मूल्यांकन के जो निर्णय हैं, वास्तविकता है, वैज्ञानिकता है, वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में इसके ठीक उलट चलती है, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल विलियम वुंट और टिचनर की बहुत सारी चर्चा हम लोगों ने इसके अंतर्गत की। अब एक बात यहां पर अगला प्रश्न बनता है, चलिए इतना समझने के बाद अगला क्वेश्चन बनता है, विश्व में आधुनिक या नवीन मनोविज्ञान की शुरुआत। आधुनिक या नवीन मनोविज्ञान की शुरुआत, नवीन मनोविज्ञान की शुरुआत कब हुई थी? ये प्रश्न बन गया। क्या होगा आंसर? एटीन 1879 में। किसके द्वारा? विलियम वुंट द्वारा। कहां पर? जर्मनी में, जर्मनी के लिप्जिग शहर में। जब इन्होंने दुनिया की पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी एस्टेब्लिश की, तो वहीं से प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना से ही मनोविज्ञान को नया स्वरूप मिल गया, नया नाम मिल गया, नया आयाम मिल गया, स्वतंत्र अस्तित्व मिल गया। और उसी स्वतंत्र अस्तित्व के आधार पर मनोविज्ञान का नवीन काल वहां से आरंभ होता है, मनोविज्ञान की स्वतंत्र अवस्था वहां से आरंभ होती है, मनोविज्ञान की आज़ादी की कहानी वहां से आरंभ होती है।
चूंकि उस वक्त वह दर्शन शास्त्र से अलग हुआ और उसका एक नया स्वरूप, स्वयं का एक नया इंडिपेंडेंट स्वरूप सामने आया, और ये जर्मनी में विलियम वुंट के योगदान द्वारा संभव हो पाया। इसी कारण हमने इनको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कह दिया या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कह दिया। चूंकि विलियम वुंट चेतना के प्रबल समर्थक थे, तो इनका फोकस मनोविज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु चेतना को लेकर ही इनका सबसे मेन कॉन्सेप्ट माना गया। क्लियर हो गया? बिल्कुल बेटा, परफेक्ट है। चलिए, तो आगे फिर एक क्वेश्चन बनता है, ये यहां क्वेश्चन क्लियर होता है। उसके बाद अब एक नया क्वेश्चन बनता है कि भारत में, देखिएगा, भारत में, ये तो विश्व की बात हो गई, भारत में आधुनिक मनोविज्ञान की शुरुआत, भारत में आधुनिक मनोविज्ञान की शुरुआत भारत में आधुनिक मनोविज्ञान की शुरुआत कब हुई? ये क्वेश्चन यहां पर बन के आता है। क्योंकि वर्ल्ड के साथ साथ आपको ध्यान होना चाहिए, जब आप कंपैरिजन के साथ पढ़ें तो आप कैसे पढ़ें। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब विश्व में 1879 में हुई, विलियम वुंट द्वारा हुई और जर्मनी में हुई। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम भारत की बात करें, ओके, बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत बढ़िया। देखिए, तो यहां पर सीधा सीधा बिल्कुल सही कहा है मनीषा ने कि 1879 का मतलब 19वीं सदी, और 19वीं सदी के भी लास्ट का टाइमिंग है लगभग उत्तरार्ध में। तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ऐसा भी प्रश्न अगर बने तो आपको तुरंत समझ लेना चाहिए। ऐसे मैं आपको समझा चुका हूं। तो भारत में आधुनिक मनोविज्ञान की शुरुआत 1915 में हुई थी, 1915 में, 1915 में हुई थी। ठीक है, किसके द्वारा हुई थी? डॉक्टर एन सेन गुप्त के द्वारा, डॉक्टर एन सेन गुप्त, नरेंद्र नाथ सेन गुप्त, पूरा नाम हो गया, या गुप्ता। ठीक है, कहां पर हुई थी ये भी आप पढ़ लो, कलकत्ता विश्वविद्यालय में। ठीक है, कलकत्ता विश्वविद्यालय में, और कलकत्ता विश्वविद्यालय के भी दर्शन शास्त्र विभाग में, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दर्शन शास्त्र विभाग में। अब देखो, क्वेश्चन के यहां पर एक ही क्वेश्चन के 4 आंसर्स मैंने आपको समझाए। आपको ध्यान से चीजों को समझना है। भाई आपसे पूछ ले कि भारत में पहली बार मनोविज्ञान का नवीन स्वरूप कब आया, नवीन मनोविज्ञान कब इजाद हुआ, आधुनिक और वर्तमान जो मनोविज्ञान का जो स्वरूप हमें पढ़ने को मिलता है, आज जो आप पढ़ रहे हैं, वाकई उसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है, 1915 में हुई थी, डॉक्टर नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता के द्वारा की गई थी, जो कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। और उस टाइम तक चूंकि भारत में मनोविज्ञान विभाग बना ही नहीं था 1915 में, तो चूंकि वहां पर उस कलकत्ता यूनिवर्सिटी में उस टाइम फिलोसॉफी डिपार्टमेंट था, और चूंकि कहीं ना कहीं फिलोसॉफी का संबंध आपके मनोविज्ञान से रहा है, बहुत समय तक रहा है, एक लंबे समय तक रहा है, आपने पढ़ा होगा। इसीलिए मनोविज्ञान की जननी फिलोसॉफी को कहा जाता है, दर्शन शास्त्र को कहा जाता है। इसी कारण दर्शन शास्त्र विभाग वहां पर जो था, जो फिलोसफी डिपार्टमेंट था, उसी में आपके भारत की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बन गई। ठीक है, और उसी प्रयोगशाला के संदर्भ में यहां पर निश्चित तौर पर मनोविज्ञान की आधुनिक शुरुआत मानी जाती है।
अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप देखेंगे यहां पर भारत की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला। अच्छा, आपको ध्यान होगा विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में विलियम वुंट द्वारा स्थापित हुई थी, लेकिन हम तो भारत की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला पढ़ रहे हैं। भारत की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला यानी फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया, फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड इन 1915, 1915 में। प्रयोगशाला कब, कहां, किसके द्वारा स्थापित हुई। ऐसे प्रश्न जब बन जाएं तो आपका आंसर, सारे आंसर्स आपको आते हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले ही समझाए बेटा, 1915 में आंसर यहां पर हो जाएगा 1915 में, ठीक है। दूसरा प्रश्न आपका कहां का, कलकत्ता विश्वविद्यालय में, कलकत्ता विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग में। कलकत्ता विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग में। उसके बाद किसने की थी? तो फिर आपका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर NN सेनगुप्त ने, डॉक्टर नरेंद्रनाथ सेनगुप्त द्वारा, ठीक है। ये इस क्वेश्चन के तीनों की तीनों परफेक्ट और राइट आंसर हो गए एक ही क्वेश्चन के। तो आपको ये विशेष बातें ध्यान रखने की हैं। कलकत्ता यूनिवर्सिटी हो गया और उसका भी फिलोसॉफी डिपार्टमेंट हो गया, 1915 हो गया, और डॉक्टर नरेंद्रनाथ सेनगुप्त हो गया। ये तीनों बातें आपको ध्यान में रख लेनी चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब चूंकि एक और अच्छा प्रश्न यहां पर बनता है कि यहां तक तो ठीक है, लेकिन आपको यह समझ लेना चाहिए कि विश्व में तो सबसे पहले विलियम वुंट ने 1879 में की थी, और उन्होंने भी वहां पर जर्मनी के लिप्जिग यूनिवर्सिटी में क्या किया था भाई, साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी, दुनिया की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बनाई थी। तब से मनोविज्ञान का नया स्वरूप इस दुनिया के सामने आया। और भारत में नया स्वरूप कब आया? जब भारत की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बनी। तो फिर यार ये दोनों बातें सेम सेम हो रही हैं, और सेम सेम होने का सीधा सीधा अर्थ है कि वास्तव में हमारे भारतीय जो डॉक्टर नरेंद्रनाथ सेनगुप्ता जी थे वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, और वास्तव में ये कहाँ से पढ़कर आए थे? तो निश्चित तौर पर इन्होंने विलियम वुंट की प्रशिक्षणशाला से, यानी इनके ट्रेनिंग सेंटर से, इनके संरचनावादी विश्वविद्यालय से या संरचनावादी स्कूल से इन्होंने पढ़ाई की थी, और इस आधार पर इन्होंने यहाँ पर भारत की पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी बना दी, उनको अपने गुरु को फॉलो करते हुए। तो एक और अच्छा प्रश्न बन जाए आपसे, कभी कोई पूछ ले कि डॉक्टर नरेंद्रनाथ सेनगुप्त का संबंध कौन सी प्रशिक्षणशाला से है, तो आप कहेंगे विलियम वुंट द्वारा स्थापित संरचनावादी स्कूल या प्रशिक्षणशाला से इनका संबंध रहा है। सॉरी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद अब अगला प्रश्न आता है, दर्शन शास्त्र विभाग से अलग कर,
दर्शन शास्त्र विभाग से अलग कर भारत का प्रथम मनोविज्ञान विभाग भारत का प्रथम मनोविज्ञान विभाग 1916 में बना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन। यानी कि भारत का पहला साइकोलॉजी डिपार्टमेंट बना तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में ही था, लेकिन बना कब था? 1916 में। जबकि भारत की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब स्थापित हुई? 1915 में। दोनों अलग अलग प्रकार के प्रश्न हैं। यहां पर आखिरकार जब चूंकि दर्शन शास्त्र का तो स्वयं का ही इतना व्यापक स्वरूप था, उसके बारे में बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते थे, तो फिर मनोविज्ञान विभाग वालों ने जब इन्होंने साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी स्थापित कर दी तो इन्होंने सोचा कि यार काम चलेगा नहीं। भाई मेरे घर में आपको कितनी देर तक पनाह मिल सकती है? कुछ टाइम तक मिल सकती है, क्योंकि वरना तो जब हमारे घर पर रोज रोज कोई नया व्यक्ति रोज रोज ही आएगा, कोई भी मेहमान, तो निश्चित तौर पर हम क्या होंगे? परेशान हो जाएंगे और हम क्या करेंगे? उससे किनारा करने लग जाएंगे। इट मीन्स उससे दूर अपने आप को रखने लग जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि डॉक्टर NN सेन गुप्ता और इनकी टीम ने सोचा कि यार ऐसे काम चलेगा नहीं, हमारा अपना डिपार्टमेंट सेपरेट होना चाहिए। तो इनका अपना सेपरेट डिपार्टमेंट यानी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट जो है, जो कि भारत का पहला भी था, वो अगले ही साल 1916 में बन गया। कहां पर? कलकत्ता विश्वविद्यालय के कैंपस में, परिसर में बन गया। मिक्की सिंह NCERT में तो 1916 में दिया है दुर्गानंद सिन्हा। हाँ यही दिया है, और 1916 गलत है बेटा, है ना? आप थोड़ा सा ये जो चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं ना, इनमें कोई किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है। आपने जहां से भी जो किताबें पढ़ी हैं, जो बुक्स पढ़ी हैं, वो गलत है। ठीक है बेटा, ये इट्स यूनिवर्सल ट्रुथ, ये फैक्ट है जो हम बात कर रहे हैं। आप इसकी चिंता छोड़ो, आपका सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन जो गलत आपने पढ़ा हुआ है उसको सही कर लो, बस ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला। अब 1916 में मनोविज्ञान विभाग बन गया। पता है 1916 से लेकर लगभग 5-6 सालों तक इसका कोई अध्यक्ष ही नहीं बनाया गया। तो एक अगला प्रश्न यहां पर आ गया, मनोविज्ञान विभाग का प्रथम अध्यक्ष सीधे सीधे उठकर ये प्रश्न आते हैं अक्सर एग्जाम्स में। मनोविज्ञान विभाग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? कब बनाया गया? 2 प्रश्न यहां पर भी बना दिया हमने। तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे, आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका डॉक्टर गिरिंद्र शेखर बोस। डॉक्टर गिरिंद्र शेखर बोस इसका बेस्ट और परफेक्ट आंसर हो गया। डॉक्टर गिरिंद्र शेखर बोस बने। कौन बने? डॉक्टर गिरिंद्र शेखर बोस बने। अब ये गिरिंद्र शेखर बोस बने कब थे? तो अगर ये भी आपसे पूछ ले तो 1922 में बने थे।
कब बने थे बेटा? 1922 में, 1922 में बने थे, 1922 में बने थे। सो माय डियर्स, दैट्स वेरी परफेक्ट आंसर। 1922 में इनको भारत के मनोविज्ञान विभाग का पहला अध्यक्ष चुन लिया गया। यह प्रश्न आपके एज इट इज पूछा जा सकता है, डेट भी पूछी जा सकती है। फिर 1922 में एक और कांड हुआ, और 1922 में एक और काम हुआ। वो काम स्वयं डॉक्टर गिरिंद्र शेखर बोस ने किया अध्यक्ष बनने के बाद। क्या किया कि भैया अपनी एक सोसाइटी बना ली। भाई जब मैं प्रेसिडेंट बन गया तो निश्चित तौर पर मैं क्या करूंगा, अपने अपने लोगों को, अपने जो भी मेरी कार्यपालिका है मैं उसमें शामिल करूंगा। तो अपनी कार्यपालिका में इन्होंने अपने लोगों को शामिल किया, और शामिल करने के बाद यहां पर इन्होंने जो समिति गठित की, समिति, उस सोसाइटी का एक पर्टिकुलर नाम था जिसको कहते हैं द इंडियन साइको एनालिटिक सोसाइटी। क्लियर हो गया? तो बेटा यहां पर 1922 में देखिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1922 में यानी 1922 में डॉक्टर गिरिंद्र शेखर बोस ने, डॉक्टर गिरिंद्र शेखर बोस जी ने बोस द्वारा एक सोसाइटी का गठन किया गया। जिसे द इंडियन साइको एनालिटिक सोसाइटी द इंडियन साइको एनालिटिक सोसाइटी कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो यहां पर 1922 के अंतर्गत हम लोग दो बातें महत्वपूर्ण सीखते हैं। पहली बात, भाई मनोविज्ञान विभाग का पहला अध्यक्ष बना 1922 में, याद रखना। और पहले अध्यक्ष ने एक सोसाइटी का निर्माण किया, उस सोसाइटी को द इंडियन साइको एनालिटिक सोसाइटी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के एग्जाम्स में कई बार आ चुका है। क्लियर हो गया? ये बात आपको ध्यान में रख लेनी चाहिए। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, अब यहां पर एक अच्छी बात आती है, इसके 2 साल बाद यानी 1924 में, 1924 में अब संपूर्ण भारतवर्ष के जो साइकोलॉजिस्ट थे, जो विद्वान थे, उन्होंने मनोविज्ञान के नियमों को, मनोविज्ञान के प्रावधानों को शिक्षा के क्षेत्र में संचालित करने संबंधी एक कंप्लीट एसोसिएशन बना दिया, और उस एसोसिएशन का नाम था द इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जो बन गया 1924 में, 1924 में बन गया। कब बन गया बेटा? 1924 में। यानी एक और अच्छा प्रश्न यहां पर आया 1924 में, 1924 में सर्वसम्मति से एक द इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन बनाया गया।
ये भी एक अच्छा प्रश्न है, आपको याद रख लेना चाहिए कि द इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन बनाया गया, जो कि सभी की सम्मति, सर्वसम्मति से, सहमति से बनाया गया। सभी का एक्सेप्टेंस इसके प्रति था कि भाई इंडिया के अंदर जो भी साइकोलॉजिकल प्रावधान इम्प्लीमेंट किए जाते हैं तो निश्चित तौर पर वो ये एसोसिएशन के द्वारा ही निर्धारित किए जाएंगे, इसके द्वारा ही बनाए जाएंगे, क्योंकि इसके अभाव में यहाँ पर इनको इम्प्लीमेंट कर पाना संभव नहीं होगा। तो चूंकि इसीलिए यहाँ पर एक एसोसिएशन निर्मित हो गया और इस एसोसिएशन की कहानी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर ली। क्लियर हो गया? चलिए अब यहाँ पर इसके आगे की जो हम कहानी है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और आगे की कहानी जब डिस्कस करते हैं तो कई सारी चीजें यहाँ पर निकल कर आती हैं, और जब निकल कर आती हैं तो यहाँ पर एक नाम जो अभी आप सुन रहे थे, जो मिक्की सिंह कह रही थी, तो 1986 में दुर्गानंद सिन्हा ने अपनी पुस्तक, दुर्गानंद सिन्हा की एक बहुत फेमस पुस्तक थी, साइकोलॉजी इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंसेस, ये इनकी पुस्तक थी जिसमें इन्होंने भारत में सामाजिक विज्ञान के रूप में 4 चरणों में आधुनिक मनोविज्ञान के इतिहास को खोजा। कितने चरणों में? 4 चरणों में आधुनिक मनोविज्ञान के इतिहास को खोजा। वो व्यक्ति स्वयं दुर्गानंद सिन्हा जी थे, जिन्होंने 1986 में ये कारनामा किया था। ठीक है, निश्चित तौर पर जब हम पढ़ते हैं तो ये सारी बातें हमें सीख लेनी चाहिए, लेकिन चूंकि उससे पहले की अगर हम घटना की बात करें तो एक और यहाँ पर प्रश्न बनता है आपका, वो है, उससे पहले हम ये पढ़ लें कि 1938 में क्या हुआ था। 1938 में, दैट्स वेरी सिंपल, 1938 में मनोविज्ञान विभाग से अलग कर कलकत्ता विश्वविद्यालय के परिसर में ही उसकी एक और नवीन शाखा स्थापित हुई। उस शाखा का नाम था अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान, यानी अप्लाइड साइकोलॉजी। दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ ले तो आपको ध्यान होना चाहिए। 1938 में मनोविज्ञान विभाग से अलग कर एक नवीन शाखा अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान यानी अप्लाइड साइकोलॉजी। ये एक अच्छा क्वेश्चन आ गया आपका। अप्लाइड साइकोलॉजी, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान, कलकत्ता विश्वविद्यालय में खोली गई। दैट्स वेरी इजी। 2 प्रश्न यहां पर बनकर आए, भाई कहां पर खोली गई? तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में खोली गई। कब खोली गई? 1938 में खोली गई। क्या खोली गई? सिंपल सी भाषा में अगर हम पढ़ें तो 1938 में यहां पर आपकी मनोविज्ञान की ही एक शाखा खोली गई, जिसे अप्लाइड साइकोलॉजी के नाम से जाना गया। क्लियर हो गया? इसके पश्चात अगर हम बात करें तो मैसूर और पटना विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के अध्यापन और अनुसंधान के प्रारंभिक केंद्र प्रारंभ हो गए। कहां कहां पर? मैसूर और पटना, मैसूर और पटना विश्वविद्यालय में।
1938 के बाद मैसूर विश्वविद्यालय, ये कर्नाटक में है, तथा पटना विश्वविद्यालय बिहार में है। पटना विश्वविद्यालय मैसूर विश्वविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के अनुसंधान व प्रयोगात्मक अध्ययन केंद्र खोले गए। अध्ययन केंद्र खुले। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो मनोविज्ञान के अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र या फिर हम कहें अध्ययन केंद्र जो हैं वो यहाँ पर 1938 के बाद इसके प्रारंभिक केंद्र खुल गए। फिर उसके बाद 1960 के दशक के दौरान भारत में कई विश्वविद्यालयों में मनोविज्ञान का विश्वविद्यालय विभाग की स्थापना हो गई। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 1960 के दशक के दौरान की बात करें, 1960 के दशक में भारत के अनेक विश्वविद्यालयों में भारत के अनेक विश्वविद्यालयों में मनोविज्ञान के अनेक अनुसंधान अध्ययन केंद्र या प्रशिक्षण केंद्र खुल गए। अनेक विभाग खोले गए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर हम लोग पढ़ते हैं कि 1986 में दुर्गानंद सिन्हा ने, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और निश्चित तौर पर अगर मैं आपको बता दूं तो अब क्या हुआ आगे चलकर 1960 के दशक के बाद क्या हुआ। अब 1960 के दशक के बाद मनोविज्ञान विश्वविद्यालय से हटकर, यानी अभी तक तो क्या था, केवल यूनिवर्सिटीज में और बहुत सारे भारत के अनेक विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज में मनोविज्ञान विभाग बनते चले गए। अब क्या हुआ, 1960 के बाद तो निश्चित तौर पर मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक नवीन क्रांति आ गई। भाई कौन सी क्रांति आ गई कि बेटा अब ये यूनिवर्सिटी कैंपस से उठकर अनेक क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाने लगा, इसके सिद्धांतों को अप्लाई किया जाने लगा। जैसे प्रबंधन के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में इसके मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को काम में लिया जाने लगा। अगर आपको ध्यान होगा तो आपने पढ़ा भी होगा, सामाजिक क्षेत्र में कुर्ट लेविन का नाम पढ़ते हैं हम लोग, सेना के क्षेत्र में जॉन कॉलियर का नाम पढ़ते हैं, जहां पर एक्शन रिसर्च क्रियात्मक अनुसंधान को यूज किया गया था, जो कि एक मनोवैज्ञानिक विचारधारा थी। आपको पता ही होगा जब अमेरिका, यानी जब वर्ल्ड में द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो 1945 में जॉन कॉलियर के द्वारा सैन्य क्षेत्र में एक्शन रिसर्च का इंप्लीमेंटेशन हुआ, जो कि एक मनोवैज्ञानिक विचारधारा थी।
तो इस आधार पर हमें फिर उसके बाद समाज के क्षेत्र में 1946 में पहली बार कुर्ट लेविन ने मनोवैज्ञानिक विचारधारा एक्शन रिसर्च का इम्प्लीमेंटेशन किया था। तो ठीक इसी प्रकार कहने का अर्थ ये हुआ कि 1960 के दशक में यहां पर हम पढ़ें तो यह विश्वविद्यालय प्रांगण से उठ करके उससे पहले चीजें बनी, विचारधाराएं उत्पन्न हुई, लेकिन 1960 के दशक के बाद या इस दशक के दौरान यहां पर मनोविज्ञान विश्वविद्यालय परिसर कैंपस से उठ करके अनेक यहां पर किस में चला गया, अनेक दूसरी धाराओं में भी चला गया, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो आपका प्रबंधन क्षेत्र हो, वो आपका सैन्य क्षेत्र हो। ठीक है, तो इस प्रकार के अनेक उन कंसेप्ट में इसको शामिल किया जाने लगा। ठीक है, अब क्या हुआ, अब 1986 में दुर्गानंद सिन्हा 1986 में डॉक्टर दुर्गानंद सिन्हा द्वारा डॉक्टर दुर्गानंद सिन्हा डॉक्टर दुर्गानंद सिन्हा ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मैंने अभी आपको बताया, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी, साइकोलॉजी इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री। प्रसिद्ध पुस्तक साइकोलॉजी इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री साइकोलॉजी इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री The Indian experiences, the Indian experiences में, इस पुस्तक में, ये इनकी बड़ी फेमस बुक थी, साइकोलॉजी इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंसेस में इन्होंने मनोविज्ञान या इन्होंने भारत में सामाजिक विज्ञान के रूप में 4 चरणों में, इसी पुस्तक में भारत में, कहां पर, भारत की बात कर रहे हैं, भारत में सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के 4 चरणों में, याद रखना, यानी इन्होंने सामाजिक विज्ञान के रूप में 4 चरणों में आधुनिक मनोविज्ञान के इतिहास को खोजा। सामाजिक विज्ञान के रूप में जरूर लगाओ, के रूप में 4 चरणों में मनोविज्ञान के इतिहास को खोजा। ओवरऑल यहां पर अगर हम बात करें तो मनोविज्ञान का इतिहास हम लोगों ने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, लेकिन भारत में इन्होंने 1986 में दुर्गानंद सिन्हा ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि भाई सामाजिक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान का इतिहास 4 श्रेणियों में
देखने को मिलता है इनकी इस पुस्तक में। जबकि वैश्विक संदर्भ में हम लोग पढ़ते हैं कि नहीं, मनोविज्ञान का इतिहास पूर्व वैज्ञानिक काल और वैज्ञानिक काल के रूप में हमें देखने को मिलता है, समझने को और सीखने को मिलता है। लेकिन सामाजिक विज्ञान के रूप में, किसके रूप में भाई, सोशल साइंस के रूप की बात कर रहे हैं अपन, ये आपको ध्यान रखना है। इट मीन्स यहां पर मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि सामाजिक विज्ञान के रूप में 4 चरणों में मनोविज्ञान के इतिहास को खोजा है डॉक्टर दुर्गानंद सिन्हा ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजी इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंसेस में। सो दैट्स वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दुर्गानंद सिन्हा इन 1986। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये मनोविज्ञान के आधुनिक काल की कहानी थी, जिसमें मैंने आपको विश्व के संदर्भ में सिखाया कि 1879 में मनोविज्ञान का नवीन स्वरूप प्रयोगात्मक मनोविज्ञान आया विलियम वुंट के योगदान के द्वारा। इसी प्रकार भारत में जो क्रांति आई और भारत में जो चेंजेज आए वो वाकई कहाँ से उत्पन्न हुए, यानी उन विलियम वुंट की प्रशिक्षणशाला से सीखकर आए हमारे डॉक्टर NN सेन गुप्ता के योगदान से भारत में भी वैसी ही क्रांति आई, वैसे ही परिवर्तन हुए जो विश्व के संदर्भ में विलियम वुंट के प्रयासों से हुए थे। फिर डॉक्टर गिरिंद्र शेखर बोस को जब भारत के मनोविज्ञान साइकोलॉजी डिपार्टमेंट का फर्स्ट प्रेसिडेंट चुना गया, तो वो आपके डॉक्टर गिरिंद्र शेखर बोस भी निश्चित तौर पर सिगमंड फ्रायड की प्रशिक्षणशाला से प्रशिक्षण प्राप्त थे। तो यानी एक और क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया है। वो क्या क्वेश्चन है कि भाई डॉक्टर गिरिंद्र शेखर बोस जो हैं वो फ्रायड की मनोविश्लेषणवादी विचारधारा के समर्थक हैं, जबकि डॉक्टर NN सेनगुप्त विलियम वुंट की विचारधारा यानी संरचनावादी स्कूल से पढ़े हैं। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रख लेनी चाहिए। फिर उसके बाद 1924 हम लोगों ने पढ़ा, जब एक एसोसिएशन बना। 1938 में अप्लाइड साइकोलॉजी बनी। 1960 में मैसूर और पटना विश्वविद्यालय में यहाँ पर मनोविज्ञान विभाग खोले गए, उसके प्रारंभिक केंद्र खोले गए। ठीक है। फिर उस 1986 में डॉक्टर दुर्गानंद सिन्हा का ये किस्सा हम लोगों ने सीख लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका मनोविज्ञान का वैज्ञानिक काल, आधुनिक काल, नवीन काल की इतनी सारे फैक्ट्स और इतनी सारी जो विचारधारा है, इतने सारे जो क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, वो डायरेक्ट सीधे सीधे एग्जाम्स में लगातार पूछे जा रहे हैं। क्लियर है? तो प्रिय मित्रों, आज की क्लास को हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं, पर पूरा करते हैं, और नेक्स्ट क्लास शाम को 8 बजे कल होगी, क्योंकि आज की क्लास का कोटा तो पूरा हो चुका है। हम लोग लगभग 1.5 घंटे पढ़ चुके हैं, और नेक्स्ट क्लास एप्लीकेशन पर हमारी होगी। इस टॉपिक को बहुत बेहतर अंदाज में अब जो नवीन चीज़ें उत्पन्न होंगी वो वाकई सीखने योग्य होंगी, अद्भुत होंगी कि वास्तव में कैसे मनोविज्ञान की विकास यात्रा शुरू होती है, कौन कौन मनोविज्ञान की प्रेक्षण शाखा, वस्तुनिष्ठ प्रणाली, निरीक्षण शाखा की वकालत करते हैं, और किस प्रकार मनोविज्ञान को आज के समय में परिभाषित किया जाता है, वो सारे किस्से हम लोग वो 8 बजे की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज इतना ही, धन्यवाद। हाँ, इस बात में आपको हमेशा कहता हूं कि जो विद्यार्थी, जो बच्चे क्लास पसंद आ रही हो तो निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर दें, बिकॉज ऑफ आप मेरे मोटिवेटर हो, क्योंकि आपका ये रिव्यू जो है निश्चित तौर पर मुझे मोटिवेशन देता है, और ये मोटिवेशन इस क्लास को और ज़्यादा हेल्दी बनाता है और ज़्यादा बेहतर बनाता है। क्योंकि मुझे भी तो लगना चाहिए कि मेरे प्रिय विद्यार्थी कितने जिज्ञासु हैं, कितने क्यूरिस्टिक हैं, किस ढंग से पढ़ रहे हैं, तो ये मुझे हमेशा पता होना चाहिए। ठीक है, तो धन्यवाद।
बाकी डिस्कशन हम लोग कल करते हैं। ओके।